बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से ही होंगे। आज हमारा CS506 का जो है वो लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम जावा वर्चुअल मशीन एंड रन टाइम इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों जब भी आप when you write a program in C++ it is known as source code, कि जब भी आप अपना कोड जो है वो C++ प्रोग्रामिंग के अंदर राइट करते हो तो उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। ओके, और जब आप सोर्स कोड को जो है वो कंपाइल करते हो तो उसे कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और वो मशीन लैंग्वेज के अंदर जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं देन हम उसे जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्रोसेसर के ज़रिए। लेकिन दोस्तों मान लें कि आपने जब कोड किया तो वो कोड आपने विंडो पे किया और विंडो पे कंपाइल किया C++ कोड, लेकिन समटाइम्स यू नीड टू मॉडिफाई योर कोड कि अगर आप उसे किसी और अदर देन ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, अगर आप लिनक्स पे या यूनिक्स पे उसको कंपाइल करेंगे तो वो कंपाइल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कोड जिस C++ का जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा जाता है वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट होता है। तो ये इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जबकि जो जावा है दोस्तों ये बहुत ही पोर्टेबल लैंग्वेज है, यानी ये अपने आप को जो है कहता है जावा हैज़ इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वोरा, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, यानी आपने एक दफ़ा बस जावा का कोड लिख देना है, उसके बाद आप हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जावा के कोड को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस कंपाइल्ड कोड इज नाउन एज बाइट कोड, यानी जावा का जो कोड होता है ना सोर्स कोड, जब हम उसे कंपाइल करते हैं ना तो वो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि पहले वो किस में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होता है। और यही रीज़न है कि उस बाइट कोड को हम फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाकर ईजिली जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। राइट आवर कोड वंस एंड द JVM कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन रन्स इट एवरीवेयर अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग सिस्टम, यानी कि आपने जब एक दफ़ा कोड लिख दिया उसके बाद आपकी जावा वर्चुअल मशीन है उसको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट कर देना है। अब दोस्तों इसका जो रनिंग होता है वो किस तरह से होती है, जावा पहले होता है जावा सोर्स कोड। जावा सोर्स कोड क्या होता है, वो जो कोड आप खुद टाइप कर रहे हैं, यानी जो कोड मैं टाइप कर रहा हूँ या जो कोड आप टाइप कर रहे हैं जावा के अंदर, उसको हम कहते हैं जावा सोर्स कोड। अब उस जावा सोर्स कोड को हम कन्वर्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं किसके अंदर, जावा बाइट कोड के अंदर। ठीक है, तो जावा बाइट कोड, जावा सोर्स कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जावा कंपाइलर जावा सी का। ठीक है, जावा सी का इस्तेमाल किया जाता है जावा सोर्स कोड को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। और उसके बाद फिर इस बाइट कोड को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब एग्जीक्यूट करते हैं तो जावा इंटरप्रेटर के जरिए हम उसे कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड के अंदर, जिसको फिर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर एग्जीक्यूट किया जाता है। द नेक्स्ट आ जाता है जी व्हाट इज बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, कहता है जावा प्रोग्राम सोर्स कोड आर कंपाइल्ड इनटू अ फॉर्म कॉल्ड जावा बाइट कोड। कहता है जब हम जावा प्रोग्राम के सोर्स कोड को जब कंपाइल करते हैं तो वो जिस फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसको हम बाइट कोड कहते हैं। द जावा कंपाइलर रीड जावा लैंग्वेज सोर्स डॉट जावा फाइल्स, कहता है जितने भी हमारे जावा के अंदर जो जावा लैंग्वेज का सोर्स कोड होता है ना उसको हम किस फाइल में सेव करते हैं, डॉट जावा फाइल्स के अंदर। और दोस्तों जावा के अंदर हम अपने सोर्स कोड को जब कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, बाइट कोड के अंदर, तो वो जो बाइट कोड होता है वो किस फाइल में स्टोर होता है, डॉट क्लास फाइल के अंदर। तो ये MCQs आ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है कि सोर्स कोड वाली फाइल डॉट जावा फाइल्स में स्टोर होती है और जो बाइट कोड वाली फाइल होती है आपकी वो किस में स्टोर होती है, डॉट क्लास फाइल्स के अंदर। नेक्स्ट आता है जी द कंपाइलर जनरेट वन क्लास फाइल फॉर ईच क्लास कंटेंट इन जावा सोर्स फाइल, यानी आपका जो जावा का कंपाइलर होता है वो आपकी फाइल के अंदर जितनी जावा क्लासेस होती हैं हर जावा क्लासेस के लिए अलग अलग, ईच क्लास के लिए अलग अलग जो कोड कंपाइलर जो है वो क्लास जनरेट करता है। नेक्स्ट जावा वर्चुअल मशीन JVM, कहता है सेंट्रल पार्ट ऑफ जावा प्लेटफॉर्म इज जावा वर्चुअल मशीन। जो जावा का जो सेंट्रल पार्ट है ना, यानी जो उसका मेन हिस्सा है उसको हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जावा बाइट कोड एग्जीक्यूट बाय स्पेशल सॉफ्टवेयर नाउन एज जावा वर्चुअल मशीन, यानी जो आपका जावा का दूसरा पॉइंट क्या है कि जावा का जो बाइट कोड होता है ना उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल मशीन का। ओके, मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल सोर्स कोड डायरेक्टली इनटू मशीन कोड, यानी जो मोस्टली जो दुनिया की लैंग्वेजेस हैं वो मोस्टली अपने सोर्स कोड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करती हैं, आपके मशीन कोड के अंदर। लेकिन जो जावा होती है ना ये आपके सोर्स कोड को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करती, बल्कि पहले उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करती है फिर उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। द डिफरेंस विद जावा इज दैट द यूजेस बाइट कोड अ स्पेशल टाइप ऑफ मशीन कोड, कि ये जो हम स्पेशल एक यूज कर रहे हैं ना बाइट कोड, ये एक स्पेशल टाइप होती है मशीन कोड की। ठीक है, द JVM यानी जावा वर्चुअल जो मशीन है एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड, जो आपकी JVM जावा वर्चुअल मशीन है वो एग्जीक्यूट करती है किसको, आपके जावा के बाइट कोड को।
तो यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल भी दी है। देखें, लेट्स से आपने ऐप 1 बनाई, ऐप 2 बनाई, डिफरेंट दोस्तों आपने ऐप्स बनाई। तो ये जो ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3, ये जो आपको डिफरेंट ऐप्स नजर आ रही हैं, ये क्या है? ये बेसिकली आपके सोर्स कोड है। उन सोर्स कोड को हमने कन्वर्ट किया जावा वर्चुअल मशीन के जरिए जावा बाइट कोड में। देन वो जो जावा बाइट कोड है, अब हम उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, लिनक्स, ओएस एक्स, सोलराइज, लिनक्स, इंटेल, पावर सी एंड डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। JVM आर अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका जावा वर्चुअल मशीन है, यानी जो आपका बाइट कोड है, वो ऑलमोस्ट JVM जो है हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो अवेलेबल है। यानी आप अपने जावा के बाइट कोड को हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिसकी वजह से ये दुनिया में बहुत फेमिलियर है, बहुत जो है वो इसकी मांग है दुनिया के अंदर जावा लैंग्वेज की। यही वजह कि आपके मोस्टली जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, डेस्कटॉप डेवलपर्स हैं, या आपके वेब एप्लीकेशन वेब डेवलपर्स हैं, वो सारे के सारे मोस्टली किसको इस्तेमाल करते हैं? जावा का इस्तेमाल करते हैं। जावा बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय यूजिंग एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका JVM यानी आपका जो जावा बाइट कोड होता है, ये एग्जीक्यूट किया जाता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो JVM होता है ना, जावा वर्चुअल मशीन, उसके जरिए जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मेन चीज़ आती है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो दोस्तों, जो जावा वर्चुअल मशीन इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज सिस्टम। ये जो जावा वर्चुअल मशीन है ना आपकी, ये पार्ट है किसका? एक लार्ज सिस्टम का, ठीक है, आई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जिसको हम जावा रन टाइम इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी दोस्तों, आपका जो मेन पार्ट है जावा का, वो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। उसके अंदर एक पार्ट है क्या? वर्चुअल मशीन, जो कि आपके बाइट कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। कहता है ईच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड CPU आर्किटेक्चर रिक्वायर्स डिफरेंट JRE। यानी आपके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके डिफरेंट CPU आर्किटेक्चर जो है वो रिक्वायर्स, उनको जरूरत होती है डिफरेंट JRE यानी जावा रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंट की। जावा रिक्वायरमेंट इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ बिल्ट इन क्लासेस। यानी जो आपका जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है ना, इसके अंदर मल्टीपल क्या होती हैं? सेट ऑफ बिल्ट इन क्लासेस, यानी पहले से बनी बनाई क्लासेस होती हैं जिनको हम यूज करते हैं, एज वेल एज अ JVM, यानी एज वेल एज कुछ क्लासेस भी होती हैं, और साथ साथ JRE के अंदर JVM भी होता है, यानी जावा वर्चुअल मशीन भी होती है। विदाउट एन अवेलेबल JRE फॉर अ गिवन एनवायरनमेंट इट इज इम्पॉसिबल टू रन जावा सॉफ्टवेयर। यानी अगर आपने जावा सॉफ्टवेयर को रन करना है और आपके पास JRE यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट नहीं है, तो दोस्तों कभी भी आप जावा के कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये आपकी गलतफहमी है कि आप उसको रन कर लेंगे, ठीक है। तो यानी आपके पास आपके सिस्टम के अंदर JRE यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट तो होना ही चाहिए। इसके बगैर आपका जो है वो जावा का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। आप जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी जावा क्लासेस होती हैं और दूसरा आपका जावा वर्चुअल मशीन होती है। नेक्स्ट, जावा प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन स्टेप्स। कहता है जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कहता है 5 फेजेस होते हैं। पहला फेज क्या होता है? एडिट। एडिट का मतलब क्या है कि वो जो आपने जावा का जो भी प्रोग्राम डेवलप करना है दोस्तों, उसका कोड आप लिखेंगे यानी एडिट करेंगे, वो जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं। वो आप सबसे पहला स्टेज है सोर्स कोड लिखेंगे आप। देन जब आपने सोर्स कोड लिख लेना, देन उसके बाद सेकंड स्टेज है कंपाइल। देन अब आपने अपने कोड को जो है वो क्या करना है? कंपाइल करना है। ये सेकंड स्टेज है। जब दोस्तों आप अपने कोड को कंपाइल कर लेंगे, उसके बाद आप तीसरा स्टेज क्या होता है? लोड। यानी जब आप उसे कंपाइल किया, कंपाइल के दौरान क्या होता है कि आपका जावा का जो सोर्स कोड था वो कन्वर्ट हुआ बाइट कोड के अंदर। अब वो जो बाइट कोड है उसकी चेकिंग होगी पहले कि क्या जो आपने बाइट कोड है क्या वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है या स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो उसकी सारी चेकिंग होगी। जब चेकिंग सारी डन हो जाएगी, उसके बाद तीसरी स्टेज स्टार्ट होगी जो कि लोड क्या करती है? लोड स्टेज के अंदर दोस्तों आपका जो कोड है, बाइट कोड है, जो कि आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ा होता है, वो उठा के हम कहाँ लेके आते हैं? आपकी रैम के अंदर, यानी मेन रैम के अंदर, जिसको हम जो है मेन मेमोरी कहते हैं, जहाँ पे आपका सारी की सारी सॉफ्टवेयर जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद कहता है वेरीफाई। उसके बाद जब हम रैम में ले आते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं कि क्या ये बिल्कुल ठीक, इसमें कोई एरर तो नहीं, कोई बग तो नहीं। ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होती हैं। उसके बाद कहता है एंड एग्जीक्यूट। देन उसके बाद 5वीं स्टेज क्या है? देन लास्ट में हम उसको क्या कर देते हैं? जब हम सारी चेकिंग कर लेते हैं, उसके बाद कहता है हम उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी कंपाइल कर देते हैं, सॉरी हम उसे रन कर देते हैं, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पे इन्होंने इस स्टेज को जो है डिफरेंट एक डायग्राम के जरिए भी कवर किया हुआ। कहता है सबसे पहले एडिटर प्रोग्राम इज क्रिएटेड इन द एडिटर एंड स्टोर्ड ऑन डिस्क। यानी एडिटर दोस्तों वो स्टेज होती है जहाँ मैंने आपको बताया कि आप अपना कोड जो है वो लिखते हो, टाइप करते हो और देन उसे स्टोर करते हो अपनी हार्ड डिस्क के अंदर। देन उसके बाद सेकंड स्टेज क्या थी? कंपाइलर में क्या होता है? कंपाइलर क्रिएट्स बाइट कोड एंड स्टोर देम ऑन डिस्क। यानी कंपाइलर जब आप अपने कोड को कंपाइल करते हो, जो सोर्स कोड आपने फाइल बनाई थी, उस सोर्स कोड फाइल को हमने कन्वर्ट
किया, कंपाइल किया जब, तो वो कन्वर्ट हुआ बाइट कोड में, और उस बाइट कोड को हमने अपनी लोकल डिस्क यानी जो हमारे पास लोकल ड्राइव है उसके अंदर जो है हमने स्टोर कर दिया। उसके बाद तीसरी स्टेज क्या थी, लोड। ये लोडर क्या करता है, ये आपकी चीज़ को यानी वो जो बाइट कोड आपने स्टोर किया हुआ था अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, उसको वहां से उठा के कहाँ लेके आता है, आपकी मेन मेमोरी के अंदर लेके आता है। जब मेन मेमोरी के अंदर आ गया, अब चौथा स्टेज स्टार्ट होगी। चौथी स्टेज क्या थी, बाइट कोड वेरीफायर, यानी ये करेगा ये जो वो आपने बाइट कोड मेन रैम में लेके आया ना, मेन मेमोरी में लेके आया, उस मेन मेमोरी में आने के बाद बाइट कोड की चेकिंग होगी, यानी वेरिफिकेशन होगी, क्या आपके कोड के अंदर बाइट कोड आर वैलिड और नॉट, यानी आपके कोड में आपका कोड वैलिड है या वैलिड नहीं है, तो ये चेकिंग होती है। उसके बाद कहता है पांचवी स्टेज लास्ट पे क्या होती है, इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर करता है आपके फिर कोड को जो है वो रन करता है, यानी 1 बाय 1 करके उस सारी लाइन को जो है वो एग्जीक्यूट करता है, और आपको उसका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे देखने को मिलता है। अब इन्होंने इन स्टेज को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म के अंदर सारा समझा दिया। सो इनको हम जो है फटाफट आगे अब चलते हैं। ये सारी हमने कंसेप्ट 2 दफ़ा देख ली हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जी इंस्टॉलेशन एंड इन्वायरमेंट सेटिंग, यानी अब आ जाता है दोस्तों, जब भी आपने जावा कोड करना है तो जावा कोड करने के लिए आपके पास किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट होना चाहिए। अब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या चीज़ है दोस्तों, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपने जावा के कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करते हो। अब दोस्तों जावा कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है जावा इन्वायरमेंट, रन टाइम इन्वायरमेंट जिसको हम जेडीके कहते हैं, डेवलपमेंट किट जो होती है, और दूसरा होता है हमारे पास आईडीई जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। जो आईडीई है वो हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमें जिस चीज़ की छोटे से प्रोग्राम को रन करने के लिए जिस चीज़ की जरूरत होती है दोस्तों, वो है जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट, जिसके अंदर हमारा डेवलपमेंट किट के अंदर हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जिसके जरिए हम अपने कोड को जो है वो कंपाइल करते हैं। अब ये कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको बता देता हूँ, चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाना, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में को दिया गया है। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सारे पेजेस के ऊपर नजर आएंगी। बहुत कमाल की वेबसाइट है, अगर आप इस वेबसाइट को एक दफ़ा जो है वो यूज़ करेंगे तो आप इंशाल्लाह खुद देख लेंगे कि कितनी पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसी वाहिद वेबसाइट आई है जिसके ऊपर इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि आप जो है वो हैरान हो जाएंगे कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर आपको इतने पाकिस्तान के अंदर फीचर नहीं मिलेंगे जितने इस वेबसाइट के ऊपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मजे की बात यह है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारी वेबसाइट से अर्निंग करने के भी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप हमारी वेबसाइट के अंदर एक ऑप्शन है 25 रुपये गेम, जिसके अंदर आप पार्टिसिपेट करके 25 रुपये इन्वेस्ट करके 2500 तक जो है वो अर्न कर सकते हैं। हम यहाँ पे हर 15 दिन बाद 2 विनर अनाउंस करते हैं, जिन 2 विनर्स को हम 2500 जो है वो रुपये सेंड करते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट हम आपको दे रहे हैं, सिर्फ कितने पैसे देने पर, सिर्फ 25 रुपये। और इसमें भी आगे फर्दर एक ऑप्शन है, वो मजे की वो ये है कि उन 25 रुपये में से अगर आप हमारे पार्टनर बनते हैं, यानी अर्निंग करने के लिए हमारे पार्टनर अकाउंट बनाते हैं, तो ये जो आप 25 रुपये में देंगे उसमें से 15 रुपये हम उसी वक्त आपको वापस कर देंगे, यानी सिर्फ आपके 10 रुपये हमारी वेबसाइट के ऊपर हमारी गेम के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे सिर्फ। और इंशाल्लाह आपकी जब विनर अनाउंस होंगे उसमें अगर आपका नाम आता है तो हम आपको 25 रुपया पर विनर को जो है वो पे करेंगे। तो बिल्कुल रियल है, आजमा लें, चेक कर लें और इंजॉय करें। चलें यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जब दोस्तों आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ पे आपने वेबसाइट के हर पेजेस को स्क्रॉल करके देख लेना करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रही है। अगर आप मोबाइल के ऊपर हैं तो यहाँ पे 3 बार्स नजर आएंगे। यहाँ पे आपने लॉगिन के बटन के ऊपर जाकर अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना अगर नहीं किया हुआ। उसके बाद अकाउंट लॉगिन कर लेना। करने के बाद यहाँ पे आप पोस्ट का पेज है, यहाँ पे भी आप पोस्ट पे जाकर डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। गेम्स के ऊपर जाके पार्टनर, अगर आपने पार्टनर अकाउंट बनाना है तो पार्टनर पेज भी चले जाएँ। और दोस्तों यहाँ पे नीचे भी आपको यहाँ पे देखें सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, आप इनके ऊपर भी आके चेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट पोस्ट नजर आ रही है, यहाँ पे क्लिक करके आप लेटेस्ट पोस्ट चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट पोस्ट के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी और अदर देन जितनी भी चीजें हैं, वेब रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे देखें एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको अवेलेबल है जिसके अंदर आप बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों हमारी वेबसाइट के ऊपर आप अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और बहुत 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 कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है वो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट एंड कुछ फीचर्स ऐसे हैं जहां पे आपको कुछ थोड़ा सा यानी 50 रुपये 60 रुपये जो है वो फी पे करनी पड़ती है अगर आपने पेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपनी, या फिर अपने जो है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करनी है। नेक्स्ट दोस्तों हम आ जाते हैं वेब रिसोर्सेज के अंदर। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रही है सॉफ्टवेयर्स की। आपने इस सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आ जाना है और इस सॉफ्टवेयर्स के ऑप्शन के ऊपर आप जरा गौर से सुनिएगा जेडीके आपने कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है जावा जेडीके। आपने यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना, बिल्कुल फ्री में आपको जेडीके मिल रहा है। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने डन क्या करना है, जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रही हैं, जावा डाउनलोड्स, टूल्स एंड रिसोर्सेज, जावा अचीव। आपने जावा अचीव के ऊपर दोस्तों क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जावा के जितने भी लेटेस्ट और प्रीवियस वर्जन थे वो सारे नजर आएंगे। यहाँ पे आपको एक वर्जन नजर आएगा जावा SC
16, तो आपने 16 वाले वर्जन पे आ जाना। तो यहाँ पे जावा SE 16 वाले वर्जन पे आने के बाद आपने पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ लिनक्स के लिए, लिनक्स और मैक OS हमें चाहिए विंडोज़ के लिए। तो आपने सिंपली ये जो जावा किट 16.02 है ना, इसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट पे एक ऑप्शन मिल रही है आपको, यहाँ पे देखें विंडोज 16 इंस्टॉलर, और यहाँ पे दो ऑप्शन है, कंप्रेस्ड अचीवर्ड इंस्टॉलर, आपने इंस्टॉलर वाला कर लेना, यानी 150/58 MB। तो आपने इस लिंक पर जैसे करेंगे दोस्तों क्लिक, तो आपका ये जो है .exe फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे दोस्तों ये कंप्लीटली डाउनलोड होगी, डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपली अपने माई सिस्टम के अंदर आ जाना, यहाँ पे आके अपने डाउनलोड फोल्डर में आना, या जहाँ पे भी आपने अपने फाइल डाउनलोड करके रखी होगी उसको आपने डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना। इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, नेक्स्ट 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 सिंपल करते जाएं और आपकी सिंपल फाइल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे, करने के बाद दोस्तों आपने अपने लोकल डिस्क C में आ जाना है, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आना है, यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा जावा के नाम से, आपने जावा फोल्डर के अंदर आ जाना है, वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा JDK 16 के नाम से। अगर आपने 16 वर्जन डाउनलोड किया तो 16 के नाम से मिलेगा, अगर आपने लेटेस्ट वर्जन यानी 18 या 17 डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपको उस नाम से जावा JDK मिलेगा। आपने इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा बिन के नाम से, आपने इसके अंदर आ जाना। यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपको ये देखें सारा पाथ नजर आ रहा है कि दिस पीसी लोकल डिस्क C प्रोग्राम फाइल जावा JDK 16 बिन। तो आपने इसके ऊपर साइड पे रखे ऐसे इस जो है बार ना, URL बार जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर रख के खाली जगह के ऊपर ऐसे एक दफा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसने पूरे पाथ को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने कंट्रोल C के साथ इसको कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद देन आपने क्या करना है वो बता देता हूँ। आपने सिंपली दोस्तों इसको मिनिमाइज कर दें, इसको मिनिमाइज कर दें, इसको मिनिमाइज कर दें, और यहाँ पे दोस्तों ये दिस पीसी वाला जो आपका ऑप्शन है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी प्रॉपर्टीज के नाम से, आपने प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है। और ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे आपके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के अंदर भी आपको दिखाई जा रही है कि आपने कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, चलें बढ़िया हो गया। तो ये इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये विंडो आ गई है आपके सामने। इस विंडो पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिल रही है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के नाम से। आपने सिंपली एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप एडवांस सिस्टम सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एडवांस ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रही है एनवायरमेंट वेरिएबल्स की, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे न्यू के ऑप्शन के ऊपर जाकर यहाँ पे आपने वेरिएबल नेम टाइप करना java_home। तो आपने टाइप कर देना जावा कैपिटल के अंदर java_home। ऐसे लिखने के बाद आपने उसके बाद नीचे वेरिएबल वैल्यू के अंदर आना है, और यहाँ पे वो जो आपने लिंक कॉपी किया था ना, वो जो अभी मैंने आपको माई पीसी के अंदर बिन का ये लिंक पूरा कॉपी करवाया था, ये आपने सिंपली यहाँ पे इस जगह पे लाके ऐसे कंट्रोल पेस्ट राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ से अगेन आप क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, सो मैं यहाँ से ओके एंड ओके कर देता हूँ। दोस्तों इतना करने के बाद आपने नेक्स्ट करना वो बता देता हूँ। चलें, अब आपने जो है छोटा सा एक प्रोग्राम टाइप करना है। तो इंस्टॉलेशन आपकी जैसे ही कंप्लीट हो गई, सेटिंग सारी कंप्लीट हो गई, होने के बाद अब नेक्स्ट क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे नीचे आ जाए, तो इन्होंने ये सारा काम करके दिखाया हुआ है आपको। तो यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं। तो ये सारी सेटिंग इन्होंने जब कर लेनी है, तो फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा कहता है, फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा के अंदर हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, तो वो मैं आपको करना सिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने राइट क्लिक करके दोस्तों न्यू के ऑप्शन के ऊपर जाना है, और न्यू के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एक सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर लेनी है, यानी नोटपैड की सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर लेनी है। इस फाइल के अंदर आपने क्या कोड लिखना है वो आपको आप जल्दी बता देता हूँ। फॉर्मेट में जाके फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको जल्दी इजीली नजर आ सके। यहाँ से आपने ओके कर देना। ओके जी, तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपने पब्लिक क्लास बना लेनी है। तो अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं वो मैं आपको साथ साथ डिफाइन करूँगा, लेकिन आपने पहले लिखना है पब्लिक क्लास और अपनी क्लास का नाम दे देना। दोस्तों जावा के अंदर फर्स्ट थिंग आपने ये याद रखनी है, जावा के अंदर जब भी आपने कोई काम करना होता है तो सबसे पहले आपने अपनी क्लास क्रिएट करनी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये जावा के अंदर दोस्तों मल्टीपल एक ही फाइल के अंदर यानी एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस आप क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड चीज दोस्तों, लेकिन आपके पूरी फाइल के अंदर सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास होती है। ठीक है, तो ये तीन मेन पॉइंट हैं जो आपको मैंने बताया। पहला, मल्टीपल क्लासेस क्रिएट की जा सकती हैं। सेकंड, हर काम करने से पहले आपने क्लास क्रिएट कर लेनी है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि पूरे प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस तो होंगी लेकिन पब्लिक क्लास सिर्फ एक ही होती है। ठीक है, चलें जी, अब पब्लिक क्लास बनाने के बाद क्लास का नाम बताएं। तो मैंने क्लास का नाम रख लिया फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये बना लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास की बॉडी बना ली, क्लास की ये बॉडी ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर लिया। इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर दोस्तों आगे आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है पब्लिक। यहाँ पे अपने पब्लिक मेन का फंक्शन बनाना है, तो पब्लिक और आपने लिखना है स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और आपने लिख देना मेन, और मेन के आगे राउंड ब्रैकेट लगानी है, और इसके अंदर आपने लिखना है स्ट्रिंग के आगे आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आगे लिखना है
आर्गूमेंट्स ARGS आर्गूमेंट्स, और इसके नीचे मेन की ऐसे बॉडी आपने लगा देनी है, ठीक है। इस मेन की बॉडी को थोड़ा आगे ले आए, ठीक है, ओके, थोड़ा अलाइनमेंट खूबसूरत कर दें इसको, और इस बॉडी के अंदर आगे आपने क्या कोड लिखना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने दोस्तों जब भी अपने जावा के अंदर कोई भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है, और आगे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने वो अपना जो भी मैसेज है वो डबल कोट्स के अंदर लिख देना। तो लेट्स से मैंने लिख दिया KST लर्निंग LEARNING लर्निंग, और लास्ट पे दोस्तों जैसे लाइन एंड हुई लास्ट पे सेमीकोलन। अब ये जो प्रोग्राम है ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है जिसके अंदर मैंने आपको जावा के छोटा सा सिंपल प्रोग्राम बना के दिखाया है, और जो पहले 3 पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स को याद रखना है। अब इनको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि पब्लिक क्लास पूरे प्रोग्राम में एक ही होती है। अब दोस्तों पब्लिक क्लास वो होती है जिसके अंदर आपका पब्लिक मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो पब्लिक क्लास कौन सी होती है? जिसमें पब्लिक मेन फंक्शन होता है। अब दोस्तों ये पब्लिक का मतलब क्या होता है? जिस क्लास को आप पब्लिक बनाते हो ना, इसका मतलब ये होता है कि ये क्लास इस पूरे यानी फाइल के अंदर हर जगह पे इसको एक्सेस किया जा सकेगा, ठीक है। लेकिन जो क्लास पब्लिक नहीं ना होती है उसको आप पूरे फाइल के अंदर एक्सेस करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बढ़िया हो गया। उसके अंदर आ जाए। अब यहाँ पे पब्लिक का मतलब मैंने आपको जैसे कि बता दिया कि इसका मतलब ये होता है कि इस पूरी चीज़ को इस कोड को आप पूरे इस जो है फाइल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब आप अपने इस कोड को कंपाइल करेंगे ना तो इस कोड के अंदर ये जिस चीज़ को आप स्टैटिक बनाते हो ना वो ऑटोमेटिकली उठ के हार्ड ड्राइव से उठ के आपकी कहाँ आ जाती है? मेन मेमोरी में आ जाती है। यानी जिस चीज़ को आप स्टैटिक बनाते हो ना उसको हमें मैन्युअली हार्ड डिस्क से लेकर मेन मेमोरी में लाना नहीं पड़ता, बल्कि वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन जिसको आप स्टैटिक नहीं बनाते उसको हमें मैन्युअली उसके ऑब्जेक्ट के जरिए मेन मेमोरी में लाना पड़ता है। उसके बाद वाइड जो है ये रिटर्न टाइप के तौर पर यूज हो रहा है। मेन हमारे फंक्शन का नाम है जो कि रिजर्व्ड है। उसके बाद ये इसके जो है अरे यूज हो रही है, ये आपने ऐसे लिखनी है। उसके बाद दोस्तों ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN है ये एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है जावा के अंदर, जो क्या करता है हमारी कोई भी आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। चले, ये फर्स्ट प्रोग्राम था जिसकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। अब आपने क्या करना है? इस प्रोग्राम को सेव करना है। सेव कैसे करना है? फाइल के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे सेव एज के ऊपर क्लिक करना है और जिस भी लोकल डिस्क में आप चाहते हैं इसको सेव करना है वहाँ पे सेव कर लेना। लेट्स से मैं लोकल डिस्क ई में सेव करना चाहता हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी फाइल का नाम बता देना। तो फाइल का नाम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, विदाउट स्पेस आपने फाइल का नाम बताना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट FIRST फर्स्ट प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम आगे आपने लिखना है डॉट जावा, क्योंकि ये जावा की फाइल है, सो आगे लिखना है डॉट जावा। डॉट जावा लिखने के बाद आपने सिंपली सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो ये आपका प्रोग्राम जो है वो सेव हो गया। अब इस प्रोग्राम को आपने कंपाइल कैसे करना है वो बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपने अपने इस सर्च ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आगे आपने सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ये जो आपकी ब्लैक विंडो होती है कमांड प्रॉम्प्ट, इस पे आ जाना। इस पे आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी जो डायरेक्टरी है उसको क्लियर करना है। डायरेक्टरी क्लियर कैसे करते हैं उसके लिए आपने लिखना है CD डबल डॉट। ये लिखने के बाद दोस्तों आपने एंटर हिट करना। जैसे आप एंटर हिट करेंगे तो आपकी जो करंट डायरेक्टरी है वो क्लियर हो गई है। अब जिस डायरेक्टरी के अंदर आपने अपना फोल्डर से वो अपना अभी भी प्रोग्राम सेव किया ना उस डायरेक्टरी में आपने जाना। तो आपने किस लोकल डिस्क में सेव किया? मैंने तो ई में किया, आपने जिसमें भी किया आपने उसका नाम लिख देना है कैपिटल में। तो मैंने ई में सेव किया, मैंने ई लिखा। आगे दोस्तों आपने ये कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद आपने एंटर हिट कर देना। जैसे आप एंटर हिट करेंगे तो ये लोकल डिस्क ई में चला गया। अब लोकल डिस्क ई में हमारी एक क्लास फाइल पड़ी हुई है, यानी सोर्स फाइल पड़ी हुई है, उसको आपने कंपाइल करना है। तो कंपाइल कैसे उसको करेंगे? उसके लिए आप लिखेंगे जावा। आपको मैंने अभी भी बताया था कि जब आपने अपनी क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम जावा सी का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना जावा सी लिखने के बाद आपने एक स्पेस देनी है और आगे आपने उस फाइल का नाम बताना। मैंने अभी भी जो फाइल सेव की है जावा की उसका नाम था फर्स्ट प्रोग्राम। तो FIRST फर्स्ट प्रोग्राम और आगे डॉट जावा, उसकी एक्सटेंशन क्या थी? डॉट जावा। ये लिखने के बाद दोस्तों आपने एंटर हिट करना है। अगर कोई आपका एरर नहीं होगा तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। देखें नो इशू एंड नो एरर, ठीक है। ये करने के बाद दोस्तों अब आपने अपना वो जो मेन का फंक्शन है ना उसको कंपाइल करना है। तो उसको कंपाइल कैसे करना है? उसके लिए आपने सबसे पहले लिखना जावा, आगे स्पेस देके अगेन अपनी फाइल का नाम बताना। तो मेरी फाइल का नाम क्या है? फर्स्ट प्रोग्राम। तो फर्स्ट प्रोग्राम ये सिंपल लिखना है, बस आपने इतना लिखे, आगे कोई एक्सटेंशन नहीं देनी है। तो फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के बाद आपने एंटर हिट करना है। जैसे आपने एंटर हिट किया देखें दोस्तों आपने जो फर्स्ट प्रोग्राम अपने के अंदर वो जो आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN किया था ना KST लर्निंग, तो वो देखें वो आपका मैसेज जो है स्क्रीन पर देखें डिस्प्ले हो रहा है KST लर्निंग। तो इस तरह दोस्तों आप अपने कोड को जो है वो कंपाइल कर सकते हो। फर्स्ट जावा प्रोग्राम मैंने आपको कंप्लीट उसकी सेटिंग, उसको कंपाइल करना, उसको एग्जीक्यूट करना सारा दिखा दिया और रियल प्रूफ भी दिखा दिया कैसे आपने अपना फर्स्ट आउटपुट जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा लिया। तो देखें KST लर्निंग मैंने लिखा था, ये देखें ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। चलें बढ़िया हो गया, अब इसको बंद कर दें। और यही था आज का हमारा लेक्चर 2। अब मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। ये फर्स्ट प्रोग्राम को इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, सो मुझे अगेन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।
सो अब नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने कोई नेक्स्ट चीज़ भाई, और ये देखें इन्होंने सारा बताया भी हुआ है। ये देखें अगर आपको फर्ज करें कोई चीज़ समझ नहीं आती कि कैसे करना था, ये देखें इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ कि सबसे पहले लिखे CD डबल डॉट, उसके बाद अपनी लोकल डिस्क का नाम बताएंगे जिसमें अपना प्रोग्राम सेव आके करने जाएँ। उसके बाद सिंपली आप अपने लिखें जावा सी और आगे अपनी फाइल का नाम डॉट जावा लिखें। उसके बाद नीचे जाके जावा आगे अपनी फाइल का नाम बताएंगे। उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली वो जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा। उसके बाद कहता है पॉइंट टू रिमेंबर, कहता है री कंपाइल द क्लास आफ्टर मेकिंग एनी चेंजेस। कहता है जब भी आप अपनी क्लास के अंदर चेंजिंग करें, यानी ये जो आपने कोड अभी भी लिखा है टेक्स्ट फाइल के अंदर, कहता है जब भी आप इसमें चेंजिंग करें तो इसको दोबारा रिकंपाइल जरूर किया करें। अगर आप रिकंपाइल नहीं करेंगे तो जो आपने चेंजिंग की होगी ना वो आपको नजर नहीं आएंगी। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। कहता है सेव योर प्रोग्राम बिफोर कंपाइलेशन। कहता है जब आपने अपना प्रोग्राम लिख लेना और उसको कंपाइल करने से पहले यानी उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उस फाइल को सेव जरूर कर लेना, जैसे मैंने अभी आपको सेव करके दिखाया था। ठीक है, इस फाइल को पहले मैंने सेव किया, देन उसको जो है वो मैंने एग्जीक्यूट किया। तो ये चीज़ का आपने खास ख्याल रखना। कहता है ओनली रन द क्लास यूजिंग जावा कमांड दैट कंटेन्स द मेन मेथड। कहता है जो आपका जावा के अंदर मेन मेथड होता है उसको यूज करने के, उसको कंपाइल करने के लिए कहता है आप जावा कमांड का जो है वो इस्तेमाल करते हो। बिकॉज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन। कहता है क्योंकि इसकी रीजन ये है क्योंकि आपका जो जावा का प्रोग्राम होता है वो हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलें बढ़िया हो गया। उसके बाद इन्होंने उसके बाद रेफरेंस दिया हुआ है कि कहाँ से हमने रेफरेंस लिया। चलें यहाँ तक हमारा लेक्चर 2 जो है फिनिश हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर 2 के अंदर तमाम डिटेल्स की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन बाकी बच गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या फिर हमारी वेबसाइट के ऊपर हमें कमेंट कर सकते हैं गेम वाले सेक्शन में जाकर। हम इंशाल्लाह आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे और आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताएंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।